दोस्तों अब एग्ज़ाम का समय काफ़ी ही करीब आ गया है। तो वैसे में आप चाहते होंगे ना कि हमारे द्वारा बनाए गए सभी सेट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ आप सभी को मिल जाए, ताकि आपके मैट्रिक एग्ज़ाम में 100% हमारे द्वारा बताए गए सभी सवाल एग्ज़ाम में पूछे जा सकें। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं सोशल साइंस का ऐसे इम्पोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, तथा हमारे द्वारा बनाए गए सभी सेट का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कीजिए तथा questionforexam.com पे जरूर विजिट कीजिए। तो यहाँ पे जो पहला सवाल है कि राजनीतिक दलों की कार्य बताइए। आज के इस क्वेश्चन के माध्यम से आप जानने वाले हैं कि जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनका जो प्रमुख कार्य है वो क्या होते हैं। आसान भाषा में लिखिएगा कि राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। अब आइए जान लेते हैं राजनीतिक दलों के कौन कौन से कार्य निम्नलिखित है। पहला काम होता है चुनाव में भाग लेना, बहुमत प्राप्त कर सत्ता का संचालन करना, लोकमत का निर्माण करना, लोक कल्याणकारी योजना बनाना और उसे कार्यान्वित करना, सरकार पर दबाव बनाए रखना। याद कैसे कीजिएगा, तो राजनीतिक दल का जो पहला काम होता है वो चुनाव में भाग लेना। अब चुनाव में जैसे ही राजनीतिक दल भाग लेता है तो वह बहुमत प्राप्त कर सत्ता का संचालन करता है। सत्ता का संचालन जैसे करेगा तो उसके बाद में लोकमत का निर्माण करेगा। लोकमत का निर्माण करने के बाद राजनीतिक दल जो पहला काम करता है वो लोक कल्याणकारी योजना बनाता है, उसे कार्यान्वित करता है। यानी लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए अलग अलग नए नए प्रकार की योजनाएं बनाता है और उसे लागू भी करता है। उसके बाद में सबसे मज़ेदार जो काम होता है राजनीतिक दल का वह है सरकार पर दबाव बनाए रखना। यानी राजनीतिक दल में ही एक ऐसी शक्ति होती है जो सरकार पर दबाव बनाए रखती है और सरकार को तानाशाह बनने से भी रोक देती है। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। आखिर वह कौन ऐसा कारण है, कौन ऐसा रीजन है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। आसान भाषा में लिखिएगा कि यह सनातन सत्य है कि राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। यानी इसमें कोई भी शक की बात नहीं है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, तो दोस्तों क्योंकि राजनीतिक दल ही चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं और बहुमत प्राप्त करके सत्ता का संचालन करते हैं, और जिस भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है वह विरोधी दल की भूमिका निभाता है। राजनीतिक दल ही जनता की समस्याओं को सरकार के समक्ष यानी सामने प्रस्तुत करती है और जनता के मांगों के लिए आंदोलन का भी सहारा लेती है। दोस्तों राजनीतिक दल लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाती है और उसे कार्यान्वित भी करती है। इस प्रकार राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच में कड़ी का काम करती है। अब आसान भाषा में जानिए दोस्तों, यह सनातन सत्य है कि राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। इसमें जर्रा बराबर भी शक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि क्या होता है कि राजनीतिक दल होते हैं ना, यही चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं। जो उम्मीदवार चुनाव में खड़ा होते हैं वे बहुमत प्राप्त कर सत्ता का संचालन कर लेते हैं, यानी सरकार गठन कर लेते हैं। और जिस भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है, वो क्या करता है कि विरोधी दल की भूमिका निभाकर और सरकार पे दबाव बनाए रखता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमारा बिहार में जो चुनाव हुआ था जिसमें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के द्वारा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार दोनों घोषित किए गए थे, जिनमें से तेजस्वी यादव को बहुमत ना मिलने के कारण ये विरोधी दल की भूमिका निभाकर नीतीश कुमार पर दबाव बनाए रखते हैं, और वहीं पर नीतीश कुमार को बहुमत मिलने के कारण वो सरकार बना लिए हैं। तो यही कारण होता है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अब क्यों नहीं कहा जाएगा, क्योंकि क्या करता है कि राजनीतिक दल ही जनता की तमाम समस्याओं को सरकार के सामने रखती है और उनके मांगों की पूर्ति करने के लिए बहुत सारे आंदोलन का भी सहारा लेती है। राजनीतिक दल ही जनता के जितने भी ऐसे आवाज़ हैं उसको बुलंद करके सरकार के सामने पेश करती है। राजनीतिक दल लोगों के लिए अनेक प्रकार की योजना बनाती है, उसे लागू भी करती है, जिससे तमाम जनता को बहुत सारे फायदे होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि चिपको आंदोलन क्या है। ऐसे सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं कि चिपको आंदोलन क्या है। आसान भाषा में लिखिएगा कि चिपको आंदोलन वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा के उद्देश्य से सुंदरलाल बहुगुणा और चड्ढी प्रसाद यादव के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। इस आंदोलन से जुड़े लोग जितने भी थे वो पेड़ से चिपक जाते थे और पेड़ के काटने वालों को मार कर भगा दिया करते थे।
आसान भाषा में कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सवाल पूछे जाते हैं कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आप बोलेंगे कि वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा करना। यानी चिपको आंदोलन वन एवं पर्यावरण की रक्षा करने के उद्देश्य से सुंदरलाल बहुगुणा और चड्डी प्रसाद यादव के द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जिसका नाम पड़ा था चिपको आंदोलन। इस आंदोलन में क्या हुआ था कि इस आंदोलन से जुड़े जितने भी लोग थे वे तमाम लोग पेड़ से चिपक जाते थे और पेड़ को काटने वालों को मारकर भगा दिया करते थे। अगला सवाल के माध्यम से हम लोग जानने जा रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए थे, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सन 1930 ईस्वी से लेकर सन 1932 ईस्वी तक चलाया गया था। इस आंदोलन के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित है, आइए जान लेते हैं। पहला, रोमन नंबर 1 में लिखिएगा, इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत के सभी वर्गों का राजनीतिकरण हो गया। आप सभी को मालूम होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन एक ऐसा आंदोलन हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के इतिहास में आज भी इस आंदोलन को बहुत ही सुनहरे अक्षरों से जाना जाता है। इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी के द्वारा नमक कानून को तोड़ा गया था। इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारत के जितने भी जाति धर्म के लोग थे, इन सभी धर्मों के लोगों का क्या हो गया दोस्तों, राजनीतिकरण हो गया। इस आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। यही कारण है कि असहयोग आंदोलन को प्रथम जनवादी आंदोलन भी कहा जाता है। ऐसा कोई भी आंदोलन ना हो जिसमें महिलाओं की भागीदारी इतनी ज़्यादा देखने को मिली हो जितना कि असहयोग आंदोलन में देखने को मिला था। उसके बाद में जान लीजिए, इस आंदोलन ने श्रमिक एवं कृषक आंदोलन को भी प्रभावित किया था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप पहली बार ब्रिटिश सरकार ने समानता के आधार पर कांग्रेस से बातचीत भी किया था। दोस्तों, इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने सन 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम पारित किया था और यही है वो सन 1935 जब भारत का केंद्रीय बैंक, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, की स्थापना भी की गई थी। उसके बाद में अगला सवाल जानिए कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। ऐसे सवाल ही मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, तो आसान भाषा में लिखिएगा कि मशीनों के आविष्कार से जब वस्तु के उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा उसे ही औद्योगिकरण कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, मशीन के जब निर्माण ज़्यादा होंगे, मशीन का आविष्कार जब ज़्यादा होंगे तो वस्तु के उत्पादन में तो जाहिर सी बात है बढ़ोतरी होगी, और जब इसकी बढ़ोतरी होने लगी तो इसी को हम लोग क्या कहने लगे, तो इसे हम लोग औद्योगिकरण कहने लगे। अगला सवाल कहता है, रूस के क्रांति ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था, प्रभावित कर दिया था। 2 उदाहरणों के साथ इस बात को स्पष्ट कीजिए। आप बता दीजिएगा कि रूस के क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित यानी हिलाकर रख दिया था। हम 2 उदाहरण के साथ इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 1 में लिखिएगा कि इस क्रांति के पश्चात यानी यह क्रांति होने के बाद श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा उसने अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन का प्रोत्साहन किया। यानी रूस की क्रांति एक ऐसी क्रांति है, इससे पहले बहुत सारे ऐसे क्षेत्र के लोग थे जिनमें आंदोलन करने की जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो रही थी, लेकिन यही वो आंदोलन है, यही वो क्रांति है जिसके माध्यम से अनेक क्षेत्रों के लोगों में आंदोलन करने का प्रोत्साहन मिल गया था। उसके बाद में क्या हुआ कि रूस की क्रांति होने के बाद विश्व के विचारधारा के स्तर 2 खेमों में विभाजित हो गया। एक का नाम पड़ा साम्यवादी विश्व, दूसरा का नाम पड़ा पूंजीवादी विश्व। इसके बाद ही यूरोप जो भी था ना, ये भी 2 भागों में विभाजित हो गया, 2 भागों में बंट गया, जिसका नाम पड़ा पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। अगला सवाल के माध्यम से हम लोग जानने जा रहे हैं, ग्रामीण जीवन तथा नागरिक जीवन के बीच में किन्हीं 2 विभिन्नताओं को वर्णन कीजिए। यानी नगरीय जीवन और एवं ग्रामीण जीवन के बीच में कौन कौन से अंतर होते हैं। तो यहाँ पे आसान भाषा में जानिए कि गांव और शहर के बीच में काफ़ी विभिन्नताएं हैं, अर्थात गांव एवं शहर के बीच में बहुत सारे बातों का अलग अलग देखने को मिलता है। ग्रामीण जीवन में जहाँ पे सादगी एवं संतुष्टि देखने को मिलती है, वहीं पे नागरीय जीवन में ज़्यादा चमक दमक एवं बनावटी एवं भागदौड़ तथा अंतहीन आवश्यकताओं के प्रति ललक देखने को मिलती है। आसान भाषा में कहें तो चमक दमक तो शहर में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन चैन सुकून अमन शांति अगर देखने को मिलता है तो गाँव में मिलता है। उसके बाद में आप सभी कह दीजिएगा कि गांव की आबादी तो कम होती है, लेकिन नगर की आबादी गांव की आबादी से ज़्यादा होती है।
नगर यहाँ पे बताया गया है कि गांव में खेती और पशुपालन मुख्य आजीविका है, शहर में व्यापार एवं उत्पादन मुख्य आजीविका है। गांव के तमाम लोग का जो मुख्य आजीविका है, मुख्य यानी जो पालन पोषण करने का जो स्रोत है वो पशु है और खेती बाड़ी है। लेकिन शहर में बात करेंगे तो शहर के तमाम लोगों का जो जीवन का आजीविका का जो मुख्य स्रोत है वो है व्यापार तथा उत्पादन। उसके बाद में कहिएगा कि गांव में प्राकृतिक वातावरण स्वच्छ होता है, शहर में प्रदूषित होता है। गांव का जो वातावरण है, पर्यावरण है, वो शुद्ध होता है। वहीं पे बात करेंगे शहरों के पर्यावरण के बारे में तो वहाँ पे अशुद्ध होता है। शहर अधिक उन्नत अवस्था में होता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इन बुनियादी सुविधा शिक्षा जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, संचार इत्यादि का अभाव रहता है। शहर में एक चीज़ की डेवलपमेंट देखने को मिलता है, वहाँ पे शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति यानी अस्पताल की स्थिति, यातायात और संचार के साधन का गांव में कमी देखने को मिलता है। और ये सभी साधन मौजूद पूरे जो साधन है, ऐसे यातायात के साधन हो गया, बैंकिंग हो गया, स्वास्थ्य शिक्षा हो गया, संचार हो गया, ये तमाम साधन शहर में हर जगह अवेलेबल होते हैं। शहर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए अंतहीन संभावनाएं प्रदान करता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित संभावनाएं होती है। अब बात करते हैं शहरों में जहां भय अट्टालिकाएं होती है, यानी शहरों में बड़े बड़े मकान देखने को मिलते हैं, वहीं पे गाँव में छोटे छोटे ईंटों के बने घर होते हैं। अगला सवाल के माध्यम से जानिएगा पांडुलिपि क्या है। दोस्तों आसान भाषा में जानिए कि कागज एवं छापाखाना का ज्ञान होने के पूर्व, यानी कागज एवं छापाखाना मशीन का नॉलेज होने से पहले की बात है कि भारत में लोग भोजपत्र, ताड़पत्र एवं हस्त निर्मित कागज पर हाथों से लिखते थे। यही रचना को पांडुलिपि रचना कहा जाता है। अब पांडुलिपि द्वारा हम अपने ज्ञान को सुरक्षित रख पाएँ और पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाते गए। आसान भाषा में जानिए कि कागज और छापाखाना का जब नॉलेज हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे विश्व के किसी भी मानव जाति के पास नहीं था, तो उस समय में जितने भी लोग थे ना, ये सभी भोजपत्र हो गया, ताड़पत्र हो गया, हाथ से निर्मित जो भी कागज होते थे उसी कागज पे लिखते थे और अपने नॉलेज को एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति तक बढ़ाते गए। इसी विधि को पांडुलिपि विधि कहा जाने लगा। अगला सवाल जानिए भाषा नीति क्या है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये सवाल पिछली बार पूछा गया था, इसलिए आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बोला गया कि भाषा नीति क्या है, तो बोलिएगा कि भाषा के चलते देश में किसी भी प्रकार का अड़चन या गलबा ना होने देना भाषा नीति कहलाता है। यानी भाषा के चलते, लैंग्वेज की वजह से भारत में किसी भी प्रकार का अड़चन के मतलब कोई भी ऐसा काम करा रहे हैं, अगर हिंदी भाषा का यूज करते हैं तो वहाँ पे अगर अंग्रेजी भाषा का यूज होता होगा तो वहाँ पे हमारे कार्य में रुकावट उत्पन्न हो जाएगा। तो यही चीज़ बताया गया है कि भाषा के चलते, लैंग्वेज की वजह से देश में किसी भी प्रकार का अड़चन या गलबा ना होने देना भाषा नीति कहलाती है। दोस्तों भारत में लगभग 114 भाषाएँ बोली जाती है और उन सभी भाषाओं में से बहुत खुशी की बात है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के विरोध है, फिर भी हिंदी भाषा प्रदेशों में मांग के कारण अंग्रेजी का प्रयोग जारी है। तमिलनाडु ने इसके लिए उग्र आंदोलन भी चलाया था। इस विवाद को सरकार ने हिंदी या अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को मान्यता देकर सुलझाया था। आसान भाषा में कहे तो हिंदी का प्रयोग हमारे लिए सर्वोत्तम है, अंग्रेजी का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे तमाम सरकारी कार्यकाल हैं उसमें अंग्रेजी का प्रयोग आज भी जारी है। इसी के लिए तमिलनाडु में एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम पड़ा था उग्र आंदोलन। तो सरकार को इस आंदोलन का निपटारा कैसे करना पड़ा, तो किसी भी काम काज को करने के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा को मान्यता देकर सुलझा दिया था। यही कारण है कि बिहार बोर्ड जब भी मैट्रिक का एग्ज़ाम लेता है ना, तो उस समय में कोई भी जो क्वेश्चन टाइप करता है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप किया रहता है। उसके बाद में अगला सवाल है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। यानी जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था तो वह कौन कौन ऐसे बाधा थे जो जर्मनी के सामने बाधा के रूप में आकर प्रकट हो जाते थे। तो आप बोल सकते हैं जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। उनके सोच विचार अलग अलग थे, वे जाति एवं धार्मिक रूप से भी एक नहीं थे, जो जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख बाधाएं थी। अब आसान भाषा में कहें तो जर्मनी उस समय में लगभग 300 छोटे बड़े नए राज्यों में बट गया था, जिनमें तमाम लोग अलग अलग जाति एवं धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले थे। उनके सोच विचार भी एक नहीं थे, धार्मिक रीति रिवाज से भी एक नहीं थे, सांस्कृतिक एवं जाति भेदभाव भी रखा करते थे। यही कारण था कि जर्मनी को एकीकरण होने में बहुत सारे बाधाओं का सामना करना पड़ा था। अगला सवाल है
उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? आसान भाषा में कहे तो औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया था। कैसे? अब दोस्तों, जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमज़ोर देश पर अधिकार कर उसका शोषण करने लगता है, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। अब आसान भाषा में जानिए, जिस प्रकार से अगर इंग्लैंड शक्तिशाली देश था, भारत के देश पर वो शोषण कर लिया, भारत देश को अपना उपनिवेश बनाकर उस पर शासन किया और उसका शोषण कर रहा था, तो हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान जो देश था वो इंग्लैंड का उपनिवेश बन गया था। यानी जब भी कोई ताकतवर देश अपने से कमज़ोर राष्ट्र पर यानी देश पर अधिकार जमा कर उसका शोषण करेगा, उसे ही उपनिवेशवाद कहेंगे। दोस्तों, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप वस्तु के उत्पादन में काफ़ी ही ज़्यादा वृद्धि हुई थी, जिसकी खपत करने के लिए बाजार की हमें आवश्यकता पड़ी थी। इन्हीं आवश्यकताओं ने उपनिवेशवाद का जन्म दिया था। तो दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।